स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सारे जहां से अच्छा में, जहां मैं पलक सहगल उठाती हूं सिस्टम से जुड़े वो तमाम मुद्दे जिन पर बात होना बेहद जरूरी है। भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, जिसमें से 28 राज्य हैं और जिनमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और साथ ही चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दामन एंड दीव और साथ ही लक्षद्वीप, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के तहत आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत काम होता है। जी हां, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर केंद्र सरकार द्वारा कानूनों बनाया जो है चलाया जाता है। तो हालांकि भले ही यहां मुख्यमंत्री को जनता चुनकर भेजती है, लेकिन संविधान के अनुसार यहां के कार्यों को करने का अधिकार सीधे राष्ट्रपति को होता है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और साथ ही पुडुचेरी का कार्यभार जो है उपराज्यपाल संभालता है, यानी कि एलजी। इन राज्यों में राज्यपाल को मुख्यमंत्री से ज्यादा अधिकार होते हैं। वहीं पूर्ण राज्य दर्जा प्राप्त राज्य में राज्य सरकार का मुख्यमंत्री होता है, यानी कि स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या डिफरेंस हुआ है। तो यहां के सभी विकास कार्यों का निर्णय जो है वो मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल की मदद से लेता है। ये स्टेट्स के अंदर होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में कहानी थोड़ी अलग होती है। क्या होती है कहानी, आज इसी मुद्दे पर है हमारी चर्चा। कैसे चलाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश और क्या होती है उपराज्यपाल की पावर्स, लिमिटेशंस क्या है, इन तमाम मुद्दों पर होगी हमारी डिबेट आज। लेकिन पहले ग्राफिक्स की ओर नजर डालते हैं और पहले जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कुछ सवाल। तो केंद्र शासित प्रदेश, संविधान में अनुच्छेद 339A में क्या कहता है केंद्र शासित प्रदेश के लिए? संविधान के अंदर क्या है? क्या 50% से अधिक नॉमिनेटेड मेंबर कर सकते हैं विधायिका का गठन? तो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके से चलता है? क्या है संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम? क्योंकि संविधान के अंदर लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। क्या है 33 सदस्यीय सदन का प्रावधान? तो भारतीय केंद्र शासित प्रदेश क्या कहता है संविधान? क्या सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा भी नॉमिनेटेड जो है मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर? तो तमाम सवालों के जवाब आज आपको मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, साथ ही दिल्ली का जिक्र करे, पुडुचेरी का जिक्र करे, लक्षद्वीप का जिक्र करे, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होता क्या है, पार्ट्स क्या होती हैं? आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। शशांक शेखर त्रिपाठी हमारे साथ अधिवक्ता है, नीरज जैन हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष है लूटा से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती समय हमें देने के लिए। शशांक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, हमारे दर्शकों के बीच में सवाल होगा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है इन दोनों में? जी गया है और इसमें कुछ स्पेशल प्रावधान भी किए गए। भारतीय संविधान के का जो आर्टिकल 239 है, 240, 241 और 244 जी, इसके तहत जो बहुत दूर के ऐसे क्षेत्र थे जो जिन पर सुरक्षा का खतरा था, जिनके विकास की ज्यादा जिम्मेदारी सरकार के ऊपर और संविधान के ऊपर थी, और वो उनके विकास के लिए जो प्रक्रियाएं अपनानी जानी थी वे सीधे सीधे केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के संज्ञान में होनी चाहिए थी। इसीलिए केंद्र शासित जो है कुछ ऐसी जगहों का प्रावधान किया गया जिनको केंद्र के सीधे शासन में रखा गया। उनका शासन वहां पे लोकल सरकार न चला करके राष्ट्रपति अपने एक प्रतिनिधि, जिसको उपराज्यपाल, एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक भी कह सकते हैं, उसके माध्यम से चलाया जाता है। तो केंद्र सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है उसके सीधे डायरेक्शन में और उसके सीधे प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण विकास की जो प्रक्रिया होगी वो सीधे सीधे राजधानी से जुड़ी होगी। तो विकास का मसला, सुरक्षा का मसला, वहाँ के विशेष जो जनजातियां हैं, जैसे दमन दीव में, अंडमान में वगैरह में जो जनजातियां पाई जाती है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, और चूंकि ये तटीय क्षेत्र है, दिल्ली से बहुत दूर है, इस नाते इनकी सुरक्षा की व्यवस्था वगैरह के लिए इनको केंद्र के डायरेक्ट प्रशासन में रखा गया, जिसका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई उपराज्यपाल या प्रशासक चलाते हैं। इसी वजह से केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो नीरज जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया शशांक जी ने कि किस तरीके से इतिहास जो है वह केंद्र शासित प्रदेशों का रहा। केंद्र शासित प्रदेशों का अगर हम जिक्र करें, कई बार राज्य जो है वो स्टेट की होल्डरशिप की बात करते हैं कि हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए।
क्या कारण रहता है? क्या कमांड एंड कंट्रोल का कारण जो है वो रहता है? इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। राज्य और ये जो संघ हमारी यूनियन टेरिटरीज है, जिनको हम राज्य स्थित या संघ स्थित कहते हैं, ये संघीय प्रशासनिक ढांचे की एक जो है इकाई है हमारी, ठीक है। और जो यूनियन टेरिटरीज होती है वो स्टेट की डिमांड इसलिए करती हैं कि वो सब प्रकार का आर्थिक और प्रशासनिक बड़े निर्णय जो पॉलिसी मैटर होते हैं उनको लेने में वो असमर्थ होते हैं। उनके पास एक प्रशासक होता है जिनको हम कहीं कहीं उपराज्यपाल बोलते हैं जी। तो वो उनकी सीमा जो है उसमें जो है बंधे रहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं स्वतंत्र रूप से राज्य अगर उनका हो जाता है तो वहां पर वो हर प्रकार का निर्णय ले सकते हैं। राज्य में निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री स्वतंत्र होता है, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। लेकिन संघ राज्य में जो है, जैसे अभी आपको मैं दिल्ली का एक ताजा उदाहरण दे रहा हूँ। इस वक्त भारतवर्ष में पुरानी पेंशन एक अहम मुद्दा चल रहा है। अब दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर अपनी जो है वो स्वतंत्र रूप से इसको लागू नहीं कर पा रही, जैसे कि राजस्थान में, झारखंड और छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। तो सर्वप्रथम इसमें पहला प्रयास जो है दिल्ली सरकार का हुआ, उन्होंने उस मुद्दे को अपने कैबिनेट से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अरे यार, जब हम संघ राज्य साथ हैं, हमको सब कुछ है, तो हम पर इस प्रकार का बंधन क्यों? बंधन इसलिए कि आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, आप निर्णय लेने की संपन्नता नहीं है, आपकी टेरिटरी सब तरफ से कमजोर होगी, इसलिए केंद्र उस पर अपना नियंत्रण रखता है। ये मेरा अपना समझना है। तो इसलिए वो जो है उसको राज्य चाहते हैं, जितने यूनियन टेरिटरीज है वो ये चाहते हैं कि हमको भी एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिल जाए, ताकि हम भी अपनी पॉलिसी उसको अलग तरीके से लागू कर सकें। तो नीरज जी, इससे क्या कमांड एंड कंट्रोल बेहतर होता है, या फिर ऐसा होता है कि ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आ रहे हैं कि जी एक कोई फैसला है वो अगर मतलब होता है ना कंट्राडिक्टिव हो रहा है, एक तरफ सीएम और दूसरी तरफ एलजी, तो कमांड एंड कंट्रोल पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात जान लीजिए कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो हमारे पास शक्तियां हैं, ठीक है। राष्ट्रपति मैंडेटरी और बाउंड है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी बिल को भेजता है उसको साइन करने के लिए, उससे ना इत्तेफाक रखते हैं, दोबारा भेज देंगे वापस, फिर होकर भेजा जाएगा, बट दे आर बाउंड जी। तो एलजी की भी अपनी यही प्रॉब्लम है और सीएम की अलग है। देखिए, सीएम स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए अपने आप ले सकते हैं, वो केंद्र की चीजों को माने ना माने उनका अपना निर्णय है। आप देख लीजिए कई इश्यूज पे, हम तो विश्वविद्यालय में रहे, हम जानते हैं यूजीसी कोई गाइडलाइंस जारी कर देती है, केंद्रीय सरकार कोई चीज जारी करती है, हमारा राज्य उसको माने ना माने, राज्य मानने और न मानने के लिए स्वतंत्र है। बहुत साफ बात। जो केंद्रीय कर्मचारियों को दिए भत्ता मिलता, पता चलता कि राज्य के कर्मचारियों को दिए भत्ता जब तक राज्य सरकार कैबिनेट से पास नहीं करती तब तक नहीं मिलता है। तो समानता तो नहीं है, असमानता है। इसलिए एलजी को हम नहीं समझते हैं कि एलजी इतना अच्छा रोल प्ले कर पाएंगे इन संघीय राज्य की जगह। अब इस वक्त भारत इतना आगे बढ़ चुका है, कहीं विश्व गुरु की हम कल्पना कर रहे हैं, तो हमको संघ राज्य से राज्य में अगर परिवर्तित हो जाए तो हम समझते हैं ये बेहतर होगा, क्योंकि कमांड एंड कंट्रोल की बहुत बड़ी एक समस्या है। अब एक संघ राज्य क्षेत्रों में दो लोग कमांड कर रहे हैं। एक कमांड है आपके सीएम के पास, सो कॉल्ड सीएम, और एक कमांड है एलजी के पास। तो निर्णय कोई लेने की क्षमता नहीं है। विकास तो कर सकते हैं, विकास के लिए कोई रोक नहीं है संविधान में। लेकिन अगर हम बात करें, आपके पास आना चाहूंगी मैं शशांक जी, लॉज का अगर हम जिक्र करते हैं, स्टेट्स के अंदर लॉज क्या स्टेट्स बना सकती है, लेकिन यूटीज के अंदर कैसे होता है? क्या वो पार्स उस यूटी के अंदर है या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पार है, लॉज की अगर बात करें तो? इस विषय में आपके सामने एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा। अभी हम सारे लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या थी। जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल जो दर्जा दिया गया, उसके तहत वो न तो राज्य की स्थिति थी और न तो वो यूनियन टेरिटरी की स्थिति थी, वह एक स्वतंत्र देश बनने की स्थिति में था। तो जो भी प्रावधान पहले किए गए थे 35A वगैरह का और 370 का, उसमें एक सिर्फ अच्छी चीज थी कि इसको केंद्र से शासित होने की जो व्यवस्था थी, इस नाते जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहा। तो अगर जम्मू कश्मीर के पास या उन प्रदेशों के पास जिनके पास अपने आय का साधन नहीं है, जिनके पास अपनी व्यवस्थाएं नहीं है, जो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते हैं,
तो अगर उनमें केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था अगर देखती है, इसी नाते केंद्र सरकार ने एक ऐसा प्रावधान बनाया जिससे कि दूर दराज की जगहों का, जैसे दिल्ली का आप इसे देख लीजिए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूर्ण मुख्यमंत्री की हैं, लेकिन जिस दिन दिल्ली में चुनाव हुए उस दिन वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था और अर्ध राज्य का दर्जा उसको मिला। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया, आम आदमी पार्टी ने, अर्ध राज्य का दर्जा तो मिल गया, लेकिन अभी वहां स्थिति क्या बनी हुई है, राज्यपाल जो वहां पर है या उपराज्यपाल जो प्रशासक है, उनसे लगातार कंट्राडिक्शन इनका बना हुआ है। तो अगर कंट्राडिक्शन जिसको करना है वो राज्यपाल से करेगा, उपराज्यपाल से करेगा या प्रशासक से करेगा, लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, इकोनॉमिक स्टेटस की बात है, तो केंद्र सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है और वो उसके पालन की, जैसे दिल्ली की स्थिति है, दिल्ली में केंद्र सरकार के सारे केंद्र उपस्थित है, दिल्ली में केंद्र सरकार के सारे संसाधन उपलब्ध है, प्रधानमंत्री आवास है, राष्ट्रपति आवास है, संसद है, न्यायपालिका। तो लॉज जो शशांक जी फ्रेम कर रहे हैं, मान लीजिए हम दिल्ली का ही जिक्र कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर की अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे इलेक्शंस अभी होने हैं, तो हम दिल्ली का जिक्र कर ले, पुडुचेरी का हम अभी जिक्र कर ले, तो क्या वहां पर लॉज अगर फ्रेम करने हैं तो पार किसके पास, एलजी के पास पार है या फिर पार जो है उस स्टेट की सीएम के पास है? देखिए, अगर विधानसभा, जैसे दिल्ली विधानसभा अगर कोई कानून बना करके वो राज्यपाल, वहां के उपराज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास दो विकल्प है। एक तो वो इसको स्वीकार कर सकते हैं, अगर वो इसको स्वीकार कर लेते हैं तो वो एक कानून बन जाता है, अन्यथा असंतुष्ट होने की स्थिति में वे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं इस सिफारिश के साथ कि इसको स्वीकार किया जाए या न किया जाए। तो उस विषय में राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है और जिसके पास इतने संसाधन मौजूद है कि वो वर्तमान परिस्थितियों का आकलन किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बेहतर ढंग से और बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर से प्रभावित हुए कर सकता है, तो राष्ट्रपति जो भी निर्णय करेंगे वह देश के हित में होगा। इसीलिए जहां पर इसकी आवश्यकता है वहां पर केंद्र सरकार। जी नीरज जी, आपके पास में आना चाहूंगी। तो जो ये जिक्र अभी हमने किया कि हमें लॉज को फ्रेम करना है, तो क्या इससे डिले ऑफ मैनेजमेंट नजर आती है, डिले ऑफ डिसीजन मेकिंग नजर आती है, या फिर एक बेटर डिसीजन जो है वो लिया जाता है? क्योंकि इसके दो पहलू, या तो डिसीजन बहुत लेट लिया जाएगा या फिर डिसीजन लेट लिया जाएगा लेकिन बेहतर लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग हम देख रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यूज, ओपिनियंस जो है उस डिसीजन के अंदर आ रहे हैं। जी नीरज जी, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? बात जान लीजिए कि संघ राज्यों में संघ का प्रमुख प्रशासक होता है, इस सत्य को हम नकार नहीं सकते। वो प्रशासक मान लीजिए या उसको हम एलजी मान ले, एलजी ऑलरेडी ऑलवेज प्लेइंग द रोल ऑफ एज एडमिनिस्ट्रेटर ही वर्ड उसमें है जो संविधान में दिया। हम आपको बताएं, नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना करने का संविधान के अनुच्छेद 2 में वर्णन दिया है। और इसी अनुच्छेद 2 के तहत जो है जम्मू कश्मीर को आपको मालूम है 370 हटा करके राज्य में संघ राज्य में परिवर्तित है। जब देखती है, देखिए अगर केंद्र में सरकार उस संघ राज्य के मनमाफिक सरकार है, तब तो एलजी को पूरी पावर दे दी जाती है। देखिए हंस रहे हैं हमारे वकील साहब, लेकिन जब अगर हमारे मनमाफिक सरकार नहीं है तब हम जो है उसको स्वतंत्र नहीं करते, हम उसको अपने पास एलजी की कैपेसिटी से, प्रशासक की कैपेसिटी से जो राज्य सरकार ने, संघ की राज्य सरकार ने पास करके बिल दिया है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से इत्तेफाक नहीं रखता तो उसको हम डिले कर लेते हैं, डिटेन करते, दोबारा जब भेजा जाता है तो हम उसको राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो है हमें नियम बनाने में दिक्कत तो होती है। तो इसलिए हमारा ये मानना है, जैसे अगर मान लीजिए आप दिल्ली एक स्वतंत्र राज्य होता जी, तो दिल्ली की पुलिस अपने हिसाब से काम नहीं करती, दिल्ली की पुलिस जो है राज्य सरकार के हिसाब से काम करती। अब दिल्ली में स्काइला एंड कैराबिटीज इन ए परफेक्ट पोजीशन आदमी की स्थिति है, सरकार की भी और दिल्ली के लोगों की भी। किसका नियम माने, कौन सी राज्य सरकार का ये मामला है या केंद्र सरकार? कई विभागों में केंद्रीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप फाइनेंस कहां से लेते हो? या तो आपके पास अपने रिसोर्सेज हो
अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं तो आपको बड़ी इनकम के लिए, बड़े पैसे के लिए, बड़े फंड के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ेगा। और केंद्र तो क्या सरकार रीजन सिर्फ इकोनॉमिक है? सकते। नहीं नीरज जी, क्या रीजन सिर्फ इकोनॉमिक है? रीजन ये भी तो हो सकता है, सिक्योरिटी इशू भी तो हो सकता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर हम दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी है, ठीक है, क्या केवल अलग अलग हम बता दें आपको। मैडम ये जान लीजिए कि सिक्किम की स्थिति अलग है, अब हमारे इसकी लद्दाख की, कश्मीर की अलग है, दिल्ली की अलग है। दिल्ली में तमाम हमारी सारी पूरे दुनिया भर के मुल्कों की एम्बेसीज हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर के अंदर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा विवाद को लेके और आतंकवादियों की आना जाना उसको लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। तो भारत सरकार केंद्र में होने के प्रति उसका भी जवाबदेही है देश के नागरिकों के लिए और दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि वहां हो क्या रहा है। इसलिए सुरक्षा का भी दृष्टिकोण बहुत पहला है। आर्थिक तो है ही, आर्थिक के साथ साथ सुरक्षा का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उसमें ईयू केंद्र सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ती है। शशांक जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक तरफ एलजी तो वहीं दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं सीएम की, तो किसकी पास ज्यादा है? और अगर एलजी की पास मान ले कि ज्यादा है तो लिमिटेशंस क्या है? उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? देखिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट भी है तो उसकी भी लायबिलिटी राज्यपाल के प्रति होती है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यपाल की जगह पे प्रशासक या उपराज्यपाल होते हैं। उनका प्रशासन ऐसे होता है कि वे भी राष्ट्रपति के ही अधीन काम करते हैं। जैसे जो राज्यपाल होता है राज्यों में, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर होता है, और उसी प्रकार से जहां पर केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां पर जो प्रशासक बनाए जाते हैं या जो उपराज्यपाल बनाए जाते हैं वे भी राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर ही काम करते हैं। बट ही इज अकाउंटेबल टू होम? अकाउंटेबल किसको है वो? क्योंकि स्टेट के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, ही इज अकाउंटेबल टू होम? स्टेट के अंदर देखिए, क्योंकि सीएम तो अकाउंटेबल हो गया एलजी को, लेकिन एलजी किसको अकाउंटेबल है? एलजी तो राष्ट्रपति के प्रति अकाउंटेबल है। स्टेट के यूटी के अंदर बात कर रही हूँ सर, यूटी के अंदर, क्योंकि एक अगर हम किसी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी यूटी की बात कर रहे हैं, वहां के इश्यूज, वहां पर क्या हो रहा है, राष्ट्रपति को अकाउंटेबल है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके, लेकिन विद इन स्टेट क्या वो सीएम को अकाउंटेबल नहीं है? इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि सीएम तो अकाउंटेबल है ना एलजी को। लिंक मेरे पास नहीं था, प्लीज एक बार अपना प्रश्न आप और पूछ लेंगे तो अच्छा होगा। जी नीरज जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि अकाउंटेबल किसको है एलजी? देखिए, एलजी की स्टेट के प्रति तो सीएम की भी अकाउंटेबिलिटी है और जो है एलजी की भी, जो इंडिपेंडेंट स्टेट है। देखिए, स्टेट के में अकाउंटेबिलिटी जो सीएम की है वो अपने कैबिनेट और अपने राज्य के प्रति है। स्टेट की अकाउंटेबिलिटी राज्यपाल से कोई मतलब नहीं। राज्यपाल तो बहुत अपवाद के तौर पर इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन दिल्ली में तो सर देखने को नहीं नीरज जी, दिल्ली में तो आए दिन देखने को मिलता है। एक्साइज पॉलिसी अभी रिसेंटली एग्जाम्पल है कि एलजी की बहुत बार रेगुलेशन के अंदर दखल अंदाजी होती है। नहीं, बहुत रेयर। वो जब तक ऊपर से आधे समय एलजी की अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति ज्यादा है, क्योंकि ही इज अपॉइंटेड बाय दैट, और सीएम की अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रपति और किसी के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं है। सीएम जो है हम मेजोरिटी के आधार पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको डिसाइड करती है, मेजोरिटी उसको डिसाइड करती है, वो इलेक्टेड मेंबर होता है। तो सीएम जो है अपना काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो किसी भी मुद्दे को कैबिनेट से पास करके लागू कर सकता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज का सीएम है किसी भी उसको इस तरह से लागू नहीं कर सकता बिना एलजी की कंसेंट के। तो एलजी किसकी कंसेंट मांगता है? जैसे अलीमतपुर में आपको बताया। नहीं नीरज जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग बेहतर जानते हैं लॉ के बारे में। तो एलजी, आपने बोला कि कंसेंट चाहिए सीएम को एलजी की, एलजी को किसकी कंसेंट चाहिए? विद इन स्टेट की मैं बात कर रही हूँ, हम राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए हमने आपसे बताया, आज वर्तमान की जो हमारी राजनीतिक परिवेश है उसमें आपको मालूम है, आप बोले ना बोले बेहतर हमारे शशांक जी को भी मालूम है कि हर चीज हम ऊपर देख के करते हैं। तो एलजी भी प्रेसिडेंट, चूंकि एलजी एक राजनीतिक दल द्वारा बैठा दिया जाता है, वो राज्य का जब नागरिक बन जाता है तो कहने को तो है कि हम किसी राजनीतिक दल के नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से राजनीतिक दखलंदाजी उसकी होती है। वो वही कार्य करेगा जो ऊपर से उसको परमिसिबल होगा।
वो जैसे वो कुछ राज्य के तमाम हित के मुद्दे हैं, मतलब पब्लिक के इंटरेस्ट के मुद्दे हैं, जिस पर एलजी का बोलना बहुत जरूरी है। एलजी उसके उनको तो सरकार ने भेज दिया, उसको इमीडिएट पास करके भेज देगा कि स्टेट में कहीं बवाल ना हो जाए, राइट ना हो जाए। लेकिन जो पॉलिसी मैटर्स है, उस पॉलिसी मैटर में एलजी कभी भी आज तक डिसीजन नहीं लिया है, वो हमेशा ऊपर भेज देता है। शशांक जी, आपके पास में आना चाहूंगी। अभी तो हमने ये जिक्र किया दिल्ली का, हमने बात करी जम्मू कश्मीर की, पुडुचेरी की हमने बात करी। अब जरा उन भी यूटीज के ऊपर आ जाते हैं जहां पर पार्शियल स्टेटहुड नहीं है, तो वहां पर डेमोक्रेटिक जो है, डेमोक्रेसी किस तरीके से एक्सरसाइज होती है जनता द्वारा? जी देखिए, वहां जनता द्वारा एक परिषद चुनी जाती है, वो मनोनीत भी। पहले तो वहां पर विधानसभा बनाने के लिए एक मनोनयन होता है, जिसमें 30 से ज्यादा मेंबर्स होते हैं, तो उनका मनोनयन होता है। और उसमें अगर 50% से ज्यादा लोग चाहे तो वो आपस में सहमति करके राज्य मतलब प्रशासक यहाँ अगर उसको भेजते हैं, तो प्रशासक राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के वहां पर विधानसभा के गठन की प्रक्रिया कर देते हैं जी। उस विधानसभा के गठन की प्रक्रिया में कुछ सदस्य केंद्र सरकार, जैसे एक महत्वपूर्ण विषय है पांडिचेरी का। पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कर दिया गया 50% लोगों के अनुसार, और उसमें 3 सीटों पर केंद्र सरकार ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। तो उस पर बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई और रिट दाखिल हुआ, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने ऑर्डर में कहा कि केंद्र सरकार अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकती है, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरीज है वो सीधे सीधे केंद्र द्वारा शासित जगह है, और वहां पर अगर वहां की विधायिका में अगर केंद्र के प्रतिनिधि नहीं होंगे तो वहां का स्टेटस क्लियर नहीं होगा केंद्र को। और अगर दूर के क्षेत्रों में जैसे दमन दीव है, लक्षद्वीप है, पांडिचेरी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है, यहाँ पर अगर केंद्र सरकार को या राष्ट्रपति को सही बातें विधानसभा के अंदर जो चल रहा है वो नहीं चल पाएंगी, तो इससे देश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें कहा कि जो सदस्य नामित किए जाएंगे केंद्र सरकार से, वे ठीक है, उनको नामित किया जाना चाहिए। तो उस स्थिति में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वे उन विधानसभाओं में नामित किए जाएंगे जो यूनियन टेरिटरी की विधानसभाएं स्पेशल प्रोविजन के तहत बनाई गई हैं। जी, तो अब हम थोड़ा जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं नीरज जी। एक तरफ स्टेट और दूसरी तरफ यूटी, फिर उसके बाद पार्शियल स्टेटहुड भी हमारे पास आ गया है, तो जनता के लिए कौन सा बेहतर है? क्योंकि डिसीजन मेकिंग के ऊपर अभी हमने बात करी कि डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले होते हुए नजर आती है पार्शियल स्टेटहुड जहां पर होती है, दिल्ली के जब हम जिक्र कर रहे थे। तो जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या बेटर सिचुएशन जो है रहती है, और कमांड एंड कंट्रोल को किस तरीके से बेहतर किया जाए एलजी और सीएम के अंदर? जी देखिए, हम आपकी बात समझ गए पलक जी। डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी 2 चीजें हैं, ठीक है। अगर हम अपने माता पिता के ऊपर आश्रित हैं तो हम एलजी की व्यवस्था में यूनियन टेरिटरीज मान दिए गए। लेकिन अगर हम स्वयं एक सरकारी कर्मचारी या कहीं हो गए, एक जिम्मेदार नागरिक हो गए, तो हम अपना निर्णय स्वयं लेने के लिए सक्षम है। ये फर्क है मुख्यमंत्री में और राज्य में और एक संघ शासित राज्य में। तो राज्य में पब्लिक को ज्यादा बेनिफिट है वनस्पति आपके संघ राज्य में। अगर हमको कोई एक समझ लीजिए अचानक कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो राज्य सरकार रात को 2 बजे आपातकालीन बैठक बुला के निर्णय ले लेगी। तो ये उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, उसकी ये मैंडेटरी नहीं है कि वो गवर्नर की कंसेंट ले ना ले। लेकिन इस प्रकार की स्थिति में उसको जो संघ शासित राज्य होंगे अपनी इमरजेंसी मीटिंग भी करेंगे, लेकिन उनको इमीडिएट एलजी को सूचना देनी पड़ेगी। एलजी का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी कोई निर्णय ले पाएंगे। इमरजेंसीज बहुत आती हैं, आप देख लीजिए। तो ये है, उसमें पब्लिक के लिए, जनता के लिए राज्य सरकार, एक स्वतंत्र राज्य सरकार बेहतर है, न कि संघ शासित सरकार। लेकिन फिर सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो है ना। अगर हम राजधानी की बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग इशू, बहुत बड़ा मुद्दा है। शशांक जी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और राष्ट्र के हित से देखें, तो यूटी या स्टेट एक जनता के लिए कौन सा बेटर है? इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जहां पर केंद्र सरकार जो है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के मुखिया है, तो अगर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी मोस्ट बेटर देन स्टेट्स।
और अगर लोगों की सुविधा के अनुसार देखा जाए तो फिर वो देखेंगे कि केंद्र में किसकी सरकार है और राज्य में किसकी सरकार है। अगर केंद्र में या यूनियन टेरिटरी में किन का बहुमत है, अगर यूनियन टेरिटरी में उस पार्टी का बहुमत है जो पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता में है, तो फिर वो जनता के लिए ज्यादा बेहतर काम कर सकती है, जैसा अभी तुरंत आप लोगों ने देखा। लेकिन ये बात बहुत जरूरी है, एलजी और सीएम डिफरेंट इंडिविजुअल है ना, ये तो हमें पता है कि दोनों डिफरेंट इंडिविजुअल। अब इसमें पार्टी क्यों आ रही है? क्योंकि अब इसके अंदर पॉलिसी मेकिंग जब हम बात कर रहे हैं, लॉज को हम फ्रेम करने की बात कर रहे हैं, तो राजनीति से पीछे हटना चाहिए ना। कंट्राडिक्टरी हो सकते हैं अगर दोनों की भी सरकार सेम है राज्य में, और क्या कहते हैं, अगर हम यूटी की बात कर रहे हैं और साथ ही हम सेंट्रल में बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसे देखिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे छोटा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। दिल्ली अर्ध राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। दिल्ली न यूनियन टेरिटरी है न तो स्टेट है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच का एक स्टेटस है जिसको क्वासी स्टेटस आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब वहां की स्थिति को आप देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी वहां पे कुछ करना चाहे या केंद्र की सरकार कुछ करना चाहे तो राज्य की सरकार राजनीतिक लाभ और हानि के अनुसार उसका कैलकुलेशन करती है, जिसकी वजह से अभी इसके पहले जो आपका कार्यक्रम चल रहा था, आपने दिखाया कि बच्चे स्कूलों में मास्क लगा के बैठे हुए हैं और ऑड और इवन की स्थिति है, जबकि पूरे भारत में ऐसी स्थिति कहीं नहीं है। अगर केंद्र की सरकार होती और यूनियन टेरिटरी होती स्पेशली, तो राज्यपाल के माध्यम से या उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार वहां काम करती और वो ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर पाती। इसीलिए मुझे लगता है कि जिन जगहों पर अगर केंद्र में सरकार है और नीचे जो स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में सरकार है, यदि वे जनता के हित के लिए काम कर रही है तो फिर वो तो बात शशांक जी पॉलिटिकल विलनेस पर आ जाती है ना। सरकार चाहे जो भी पॉलिटिकल विलनेस होनी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि अक्सर हम सुनते हैं यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, क्या है उनकी ताकतें। एलजी की अगर हम बात करते हैं, सीएम और एलजी के पास में कितना अंतर है। आज इसी मुद्दे के ऊपर रही हमारी चर्चा। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नए मुद्दे के साथ।